हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदी फाइल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों एक नया चैप्टर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या करने जा रहे हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट एक नया चैप्टर है अपना, उसको शुरुआत करने जा रहे हैं आज हम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट के जनरल इंट्रोडक्शन की, कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से ग्रुप उसके अंदर आते हैं, उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, उन्हें क्या क्या कहा जाता है, इन सब के बारे में हम इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स? हमने पढ़ा था द एस ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर दोज इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल। क्या बात हुई बच्चों? हमने क्या बोला था एस ब्लॉक एलिमेंट्स को, कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है तो वो एलिमेंट मेरा क्या कहलाएगा? एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। बात क्लियर है यहां तक? अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर मैं ग्रुप की बात करूं, कितने ग्रुप आते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स में दो ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ग्रुप एंड द सेकंड ग्रुप। तो मैं जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो हमने पहले पढ़ रखा है बच्चों कि ग्रुप 1 के लिए जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS1। और इसी तरह मैं ग्रुप 2 की बात करूं, उसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2। बात क्लियर है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की? अब मैं बात करता हूं कि यहां पर जो N है, ये N किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? यहां पर ये N उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। दैट मींस अगर किसी का कॉन्फ़िगरेशन 4s1 है तो उसमें जो 4 होगा वो उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और वही जो 4 है वो उसके पीरियड को भी दिखाता है। दैट मींस कि वो मेरा एलिमेंट जो है वो फोर्थ पीरियड में प्रेजेंट है। बात क्लियर है आपको कि एन का मतलब क्या है यहां पर? ठीक है, अब मैं बात करूं मेटल की कुछ प्रॉपर्टी की, तो क्या बोलूंगा मैं? ऑल मेटल आर स्टेबल। जितने भी हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो सब स्टेबल होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट रेडियम और फ्रांसियम, ये दोनों स्टेबल नहीं होते हैं। क्यों ये दोनों स्टेबल क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जो रेडियम और फ्रांसियम होते हैं ये रेडियो एक्टिव होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, सो दे आर अनस्टेबल एलिमेंट्स। बात क्लियर है? सारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स मेरे कैसे होंगे? स्टेबल होंगे, बट जो रेडियम और फ्रांसियम होगा, मतलब फर्स्ट ग्रुप का लास्ट मेंबर और सेकंड ग्रुप का लास्ट मेंबर जो होगा वो अनस्टेबल होगा, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है। बात क्लियर है? समझ में आया आपको कौन से एलिमेंट स्टेबल होंगे, कौन से अनस्टेबल होंगे? सो इस चैप्टर में हम केवल उन्हीं एलिमेंट्स को पढ़ेंगे जो स्टेबल मॉलिक्यूल होंगे। अब एस ब्लॉक में तो हमारा हाइड्रोजन भी आता है, तो क्या हाइड्रोजन की बात भी हम इस चैप्टर में करेंगे? नहीं बच्चों, हमने जस्ट प्रीवियस चैप्टर में हाइड्रोजन के बारे में पूरा डिटेल स्टडी किया था, क्योंकि वो चैप्टर ही हाइड्रोजन का था पूरा। तो हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे? तो हम यहाँ पर रेडियम और फ्रांसियम को छोड़ के और हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स है उन सब की स्टडी यहाँ पर करेंगे हम। बात क्लियर है आपको कि किस किस चीज की हम यहाँ एस ब्लॉक में स्टडी करने जा रहे हैं? ठीक है, अब मैं सबसे पहले बात करता हूं ग्रुप 1 की, कि ग्रुप 1 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज रखते हैं, उनकी बात करता हूं। सो द ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ये सब क्या है? ये सब मेरे ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं। बात क्लियर है? अब इनको मैं कलेक्टिवली बात करूं कि इनको एक साथ मिला के क्या बोल दिया जाएगा, सो दे आर कलेक्टिवली नोन एज एल्कली मेटल। इनको क्या बोला जाता है? एल्कली मेटल बोला जाता है बच्चों। अब एल्कली मेटल क्यों बोला जाता है, इसका भी कोई रीजन होगा। बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म स्ट्रॉन्ग बेसिस। क्या बनाते हैं? ये वाटर के साथ रिएक्शन करके स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन करते हैं। और स्ट्रॉन्ग बेस बोल दूं या फिर मैं बोल दूं हाइड्रोक्साइड, कि वो वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, विच आर स्ट्रांगली एल्कलाइन इन नेचर। जो स्ट्रांगली क्या होते हैं? एल्कलाइन नेचर के होते हैं। एल्कलाइन का मतलब क्या होता है बच्चों? एल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक नेचर के होते हैं। बात क्लियर है यहां तक? फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, कोई भी मेटल है मेरा, मेटल की रिएक्शन में वाटर के साथ कराने जा रहा हूं, मतलब मेटल को मैंने M से नोट किया है यहां पर, तो मेटल की रिएक्शन में वाटर के साथ कराने जा रहा हूं, H2O के साथ कराने जा रहा हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा MOH मिल जाएगा बच्चों। क्या मिलेगा? MOH मिल जाएगा, और एक हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। बात क्लियर है? अब यहां पर आप इस रिएक्शन को आराम से बैलेंस कर सकते हैं, इस रिएक्शन को बैलेंस आप आराम से कर लेंगे मेरे को लगता है। ठीक है,
अब मैंने क्या बोला, मेटल ने वाटर के साथ रिएक्शन करी है और क्या बनाया है, एक हाइड्रोक्साइड बनाया है। और हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस बना है। यहां पर मेटल ने इलेक्ट्रॉन वाटर मॉलिक्यूल को दिए हैं और क्या बना दिया है, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना दिया है, या मैं कह दूं हाइड्रोक्साइड बना दिया है और एक H2 गैस बाहर निकाल दी है। बात क्लियर है। ऑल द मेटल्स ऑफ ग्रुप 1 फॉर्म स्ट्रॉन्ग बेसिस ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर। क्या बोला मैंने, जितने भी मेटल होते हैं मेरे ग्रुप फर्स्ट के, वो स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं अगर उनकी रिएक्शन वाटर के साथ करा दी जाए। बट लिथियम ऐसा नहीं कर पाता है, लिथियम एक स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बना पाता बच्चों। लेकिन मेरे जितने भी एल्कली मेटल है सारे, ऊपर वाले नीचे वाले सॉरी, वो सब क्या बनाते हैं, वो सब मेरा स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। अब लिथियम क्यों नहीं कर पाता ऐसा, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर। लिथियम की छोटी साइज होने की वजह से, या मैं कह दूं उसके अंदर जो पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं उसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बना पाता। बात क्लियर है आपको यहां तक कि कौन कौन से मेरे स्ट्रॉन्ग बेस बनाएंगे। अब मैं बात करता हूं इसमें जनरल ट्रेंड की। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, मतलब अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ मूव करूं तो बेसिक नेचर जो होता है वो इंक्रीज होता है बच्चों। क्या मतलब हुआ, अगर मैं बात करूं LiOH की, NaOH की, KOH की, RbOH, CSOH, ये क्या है, एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड्स है। अगर मैं इनकी बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं, बेसिक नेचर की बात करूं, तो जैसे जैसे मैं सीजियम की तरफ बढ़ रहा हूं, मतलब किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहा हूं, तो वहां पर मेरा बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है बच्चों। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू लो आयोनाइजेशन ऑफ MO बॉन्ड इन MOH। क्या बोला मैंने, MOH जो है मेरा मेटल हाइड्रोक्साइड जो है, उसके अंदर MO के बीच का जो बॉन्ड है उसकी आयोनाइजेशन कम होती है। क्या होती है, कम होती है। तो वो इजीली किस में ब्रेक हो जाता है, वो इजीली ब्रेक हो जाएगा M+ और OH- में। और OH- ही तो हमको बेस रिप्रेजेंट करता है बच्चों। बिल्कुल, अगर किसी सॉल्यूशन में ज्यादा नंबर में OH- प्रेजेंट होंगे तो वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा कि ये सॉल्यूशन मोर एंड मोर बेसिक है। बात क्लियर है। सो क्या बोला मैंने, एज वी मूव डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। हमने पढ़ा था पीरियोडिसिटी में कि ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। सो इसकी वजह से क्या होगा, जो MO बॉन्ड होगा वो MO बॉन्ड बहुत इजीली आराम से टूट जाएगा और अपना बेसिक नेचर शो करेगा। दैट मींस ऊपर से नीचे आने पर बेसिक नेचर इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लिथियम की रिएक्शन किससे कराएं, वाटर के साथ कराएंगे। तो यहां पर बैलेंस करने के लिए 2 लिथियम लेने पड़ेंगे हमको और 2 मोल ही वाटर लेने पड़ेंगे, और उसके साथ क्या बन जाएगा, LiOH के 2 मॉलिक्यूल और एक हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। इसी तरह मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम 2 सोडियम लेने पड़ेंगे, उसके साथ 2 मॉलिक्यूल वाटर के लेने पड़ेंगे, और NaOH हमारे 2 मोल बाहर निकल जाएंगे और एक H2 गैस बाहर निकल जाएगी। बात क्लियर है यहां तक। इसी तरह पोटेशियम के साथ भी कर सकते हैं हम। पोटेशियम की रिएक्शन वाटर के साथ कराया तो KOH और H2 बाहर निकल जाएगा गैस। रुबीडियम के साथ सेम केस हो सकता है, और इसी तरह सीजियम के साथ भी हम सेम रिएक्शन करवा सकते हैं। तो हमने क्या बोला था बच्चों कि हमारा जो लिथियम होगा, लिथियम ने जो वाटर के साथ रिएक्शन करी थी वो एक वीक बेस बना रहा था, बट जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आए, मतलब जितने भी एलिमेंट थे उसके अलावा लिथियम के अलावा, वो सब स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन कर रहे थे। बात क्लियर है। ये थी हमारे ग्रुप 1 का जनरल इंट्रोडक्शन कि वो बेसिक नेचर शो करते हैं, एल्कली मेटल होता है, ये सब चीज हमने ग्रुप 1 के बारे में पढ़ी। इसी तरह हम ग्रुप 1 के बारे में भी एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। उसमें क्या बोलेंगे, द ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स। कौन कौन से होंगे ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स, जैसे बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो जाए, स्ट्रोंशियम हो जाए, बेरियम, रेडियम, ये सब क्या है, ये सब ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स है बच्चों। बात क्लियर है। ग्रुप 1 एलिमेंट्स की हमने बात करी थी, ये सारे ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स है। दीज एलिमेंट्स with the exception of beryllium are commonly known as alkaline earth metal। क्या बोला मैंने बच्चों, अगर बेरिलियम को हटा दें तो बाकी जितने भी सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स हैं उन्हें एल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, एल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। अब ऐसा क्यों, इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोला जाता है, बिकॉज देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर एल्कलाइन इन नेचर। अगर मैं बेरिलियम के अलावा नीचे वाले एलिमेंट्स के हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स की बात करूं तो वो एल्कलाइन नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के। हमने बोला था एल्कलाइन का मतलब क्या होता है, बेसिक, तो बेसिक नेचर के होते हैं। एंड दीज मेटल ऑक्साइड्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, कौन से, बेरिलियम के अलावा जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो सब अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं। अर्थ क्रस्ट क्या होता है, अब द थिन एंड रोकी आउटर लेयर ऑफ द अर्थ।
अगर मैं थिन और रॉकी लेयर की बात करूं, जो अर्थ का आउटर लेयर होता है, जो थिन और रॉकी में होता है, उसे ही अर्थ क्रस्ट कहा जाता है। बात क्लियर है? इसी तरह अब मैं कुछ कॉमन बात करता हूं ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स की। देखिए, लिथियम एंड बेरिलियम, मतलब ग्रुप का फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट ग्रुप का और सेकंड ग्रुप का फर्स्ट मेंबर की बात करूं तो लिथियम एंड बेरिलियम, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड रेस्पेक्टिवली, एग्जिबिट some properties which are different from those of the other member of the group। क्या बोला मैंने बच्चों? मैंने ये बोला कि जो हमारा लिथियम और बेरिलियम है वो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी रखते हैं जो उनके ग्रुप वालों से मैच नहीं होती। दैट मीन्स कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं अपने आप में। बात क्लियर है? यहाँ पर क्या बोला मैंने कि जो लिथियम और बेरिलियम है वो अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनसे कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं। In these anomalous properties, they resemble the second element of the next group। ये जो एलिमेंट्स हैं, जैसे लिथियम है, तो लिथियम किसके साथ सिमिलरिटी रखता है? लिथियम मैग्नीशियम के साथ सिमिलरिटी रखता है बच्चों। इसी तरह मैं बेरिलियम की बात करूं तो बेरिलियम किसके साथ सिमिलरिटी रखता है? बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ सिमिलरिटी रखता है। दैट मीन्स ये डायगोनली प्रॉपर्टीज सिमिलर रखते हैं। दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ डायगोनल सिमिलरिटी इज नोन एज डायगोनल रिलेशनशिप इन द पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं बच्चों इसी को? इसी को कहा जाता है डायगोनल रिलेशनशिप इन द पीरियोडिक टेबल। क्यों बोला मैंने ऐसा? क्योंकि लिथियम जो था वो डायगोनली आप देख पा रहे हैं मैग्नीशियम के साथ सिमिलरिटी रख रहा था, और जो अपना बेरिलियम था, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ रख रहा था, मतलब डायगोनली सिमिलरिटी रख रहे थे ये, इसलिए हमने क्या बोला? डायगोनल रिलेशनशिप। बात क्लियर है? द डायगोनल रिलेशनशिप इज ड्यू टू द सिमिलरिटीज इन साइज एंड द चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो। बात क्लियर है? मैंने क्या बोला? जो ये डायगोनल रिलेशनशिप है ये किसकी वजह से है? क्योंकि उनकी साइज में सिमिलरिटीज होती है, या मैं बोल दूं चार्ज डेंसिटी सेम होती है। चार्ज डेंसिटी क्या मतलब है? चार्ज अपॉन रेडियस का जो रेशियो होता है वो एलिमेंट्स का क्या होता है? ऑलमोस्ट सेम होता है, इसलिए ये सेम प्रॉपर्टीज रखते हैं। अब मैं बात करूं जो मोनोवैलेंट सोडियम एटम होता है हमारा, मोनोवैलेंट सोडियम एंड पोटेशियम आयन, या फिर मैं कह दूं कि डाइवैलेंट मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन आर फाउंड इन लार्ज प्रोपोर्शन इन द बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। जो बायोलॉजिकल फ्लूइड्स होते हैं हमारे, उनके अंदर हमारे सोडियम हो जाए, पोटेशियम हो जाए, ये तो हो गए हमारे मोनोवैलेंट। और अगर मैं डाइवैलेंट की बात करूं तो उसमें हो जाएंगे हमारे मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब मेरे लार्ज प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं बच्चों। बात क्लियर है? These ion perform important biological function। ये जो आयन से हमारे कौन कौन से, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब जो आयंस होंगे इनके, ये आयंस हमारे है ना जो इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आयनिक बैलेंस में करते हैं, नर्व इंपल्स जो कंडक्शन होता है उसके अंदर करते हैं। आगे जाके हम पढ़ेंगे सोडियम पोटेशियम पंप, वहां पे इनका बहुत ज्यादा रोल होता है। तो इन सब चीज के अंदर ये अपना रोल देते हैं। बात क्लियर है आपको? तो ये सब था हमारा बच्चों एक जनरल इंट्रोडक्शन कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हम किस किस एलिमेंट का पढ़ते हैं, उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये सब की बात हमने करी। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक एक एलिमेंट की लेके बात करेंगे। जैसे सबसे पहले ग्रुप 1 को लेके बात करेंगे, उनकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके अंदर क्या डायगोनल रिलेशनशिप है, उन सबको लेके इंडिविजुअल हम उनकी बात करेंगे। सो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। थैंक यू।